नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोशिका संरचना के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। सजीव प्राणी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको कहते हैं कोशिका। हमारा शरीर या सजीवों का शरीर जिस सूक्ष्मतम इकाई से निर्मित होता है उसे कोशिका कहा जाता है, और ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार भवन का निर्माण करने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सजीव के शरीर निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका को देखा गया। सर्वप्रथम कोशिका को देखने वाले साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सर्वप्रथम कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। उसके बाद में ल्यूवन हॉक ने विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इनके बाद में जो जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो पहले साइंटिस्ट थे ल्यूवन हॉक। तो कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवन हॉक कब किया गया था? 1674 ईस्वी में किया गया था। आगे बात करते हैं। जो जीव एक कोशिका द्वारा बनते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। भाई जिन जीवों का शरीर जो है वो सिर्फ एक कोशिका से निर्मित होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका से ही बने होते हैं। तो इनके उदाहरण क्या क्या है? अमीबा और क्लेमाइडोमोनास। और जो जीव अनेक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में मुख्य रूप से मानव और हम प्रकृति पर जितने भी जीवों को देख पाते हैं अपनी आंखों से, तो वो सारे जीव जो हैं बहुकोशिकीय निर्मित होते हैं। आगे बात करते हैं। कोशिका का जो औसत व्यास होता है, कोशिका का औसत व्यास होता है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना में। कोशिका आकार जो है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है। और सबसे बड़ी जीवित कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका व्यास होता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक इसका व्यास होता है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग। 1838-39 में थियोडोर स्वान और मैथियास लीडर ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम है थियोडोर स्वान और मैथियास लीडन। ये एक पादप वैज्ञानिक थे और थियोडोर स्वान जो है ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। तो थियोडोर स्वान और मैथियास लीडन ने सर्वप्रथम 1838-39 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के कुछ अपवाद थे। इस अपवाद में मुख्य रूप से विषाणु, जीवाणु और नीले हरे शैवाल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि कोशिका सिद्धांत के प्रमुख अपवाद हैं। तो इसके अपवाद में आते हैं विषाणु, जीवाणु और नील हरे शैवाल। आगे बात करते हैं। तो देखिए कोशिका का डायग्राम जो है अपने पास में है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का डायग्राम है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये जंतु कोशिका का है और यहाँ पर जो डायग्राम है ये पादप कोशिका का है। तो अभी इनके बारे में अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में डायग्राम का विश्लेषण करते हैं। फिर पढ़ते हैं सबसे पहले कोशिका कला के बारे में। तो देखिए कोशिका कला क्या होती है? यह एक कोशिका का सबसे बाहरी सजीव आवरण होता है। कोशिका कला क्या होती है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका का, उसे कहा जाता है कोशिका कला। और कोशिका कला जो होती है ये सजीव और निर्जीव दोनों कोशिकाओं में, सजीव जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में ये पाई जाती है कोशिका कला। तो एक सजीव आवरण है जो किससे बने जाते हैं? प्रोटीन, फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। ये एक तो प्रोटीन से बनी होती है और फास्फोलिपिड अणुओं से निर्मित होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका कला जो है कौन से पदार्थों से निर्मित होती है? हमें ध्यान रखना है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? देखिए इसका कारण क्या है। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये झिल्ली क्या करती है, शरीर जो भी कोशिका के अंदर कोई पदार्थ प्रवेश करेगा तो वह कोशिका के अंदर उसकी ज़रूरत है तो ही उसको प्रवेश देगी, अन्यथा नहीं। और कोशिका के अंदर से कोई पदार्थ बाहर जाएगा तो उस पर भी ये नियंत्रण करती है। यानी कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों का चयन करके ही
उसको या तो अंदर लेगी या बाहर भेजेगी, इसलिए इसका नाम है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो कोशिका कला को क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका कला चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है। पादप कोशिका के अंदर कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में ये एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि कोशिका कला के चारों ओर होती है, जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के लिए क्या ध्यान रखना है? सिर्फ ये पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। किस किस से निर्मित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है कोशिका भित्ति। फिर बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका कला और केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें अनेक सजीव और निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए इसको डायग्राम से देखते हैं। कोशिका कला, देखिए ये बाहर वाला भाग जो है ये कोशिका कला है। तो बाहर वाला भाग और केंद्रक, इनके बीच में ये जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं ये किसकी श्रेणी में आती हैं? ये कोशिका द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये बाहर वाला भाग हो गया ऐसे, ठीक है, ये केंद्रक हो गया। तो यहाँ जो ये पदार्थ पाया जाता है, यहाँ ये सारे पदार्थ कहलाते हैं कोशिका द्रव्य। तो क्या क्या होते हैं कोशिका द्रव्य? देखिए आइए बात करते हैं। कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे? कोशिका कला और केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें अनेक सजीव और निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी सजीव संरचनाएं हैं? सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो सबसे पहले संरचना आ रही है हमारे पास में वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। देखिए यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका का मतलब होता है विकसित कोशिकाएं। पूर्ण रूप से जो विकसित कोशिकाएं होती है उनको कहा जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाएं। और जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, अपूर्ण होती है, उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ किसमें उपस्थित होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के लिए शक्ति उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसीलिए इसे शक्ति गृह कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। कौन से कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की। बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? 1880 में की थी। और इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया है वो नाम दिया बेंदा ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया वो किसने दिया? बेंदा ने दिया। फिर बात करते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली का मतलब होता है इसके अंदर दो झिल्लियां पाई जाती है। इसमें क्रिस्टी पर अनेक ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक तो वर्ड आया क्रिस्टी और एक आया ऑक्सीसोम। तो ये दो चीज़ क्या देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखो, एक तो बाहर की तरफ झिल्ली है, ठीक है, ये बाहरी झिल्ली, और एक दूसरी झिल्ली जो है वो देखिए अंदर वाली झिल्ली। ये तो अंदर की झिल्ली में जो ये अंगुलनुमा उभार होते हैं, ये देखिए उभार, इन उभारों को कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है, ये जो संरचना दिख रही है ना आपको ऐसे उभार, इस आंतरिक झिल्ली को कहा जाता है क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी पर पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, ठीक है, और इन कणों को कहा जाता है ऑक्सीसोम। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। ये ऑक्सीसोम जो होते हैं एक तरीके से राइबोसोम के ही भाग होते हैं। और इसके जो अंदर वाला भाग दिख रहा है आपको, ये जो अंदर भाग दिख रहा है, ये अंदर भाग, इसको कहा जाता है अधात्री। देखिए लिखा हुआ अधात्री, इस भाग को कहा जाता है अधात्री। ये मुड़े हुए भाग ये क्रिस्टी हैं, ये इसकी आंतरिक झिल्ली है और ये इसकी बाह्य झिल्ली है। तो ये संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये सिर्फ किस में पाई जाती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं लवक के बारे में। देखिए क्या होता है लवक। लवक जो होते हैं जिन्हें प्लास्टिड भी कहा जाता है, लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक जो है सिर्फ किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं है, इसलिए लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग रंगों के कारण लवक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। लवक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। ठीक है,
आगे बात करते हैं, ये भी एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली का मतलब इसमें भी डबल झिल्ली होती है। युक्त कोशिकांग है जिसमें आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए स्थान को पीटिका और या फिर स्ट्रोमा कहते हैं। आंतरिक भाग जो है इसका उसको कहा जाता है पीटिका या स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकोइड कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या पाया जाता है? एक जटिल तंत्र पाया जाता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। अभी बात करते हैं कि थाइलेकोइड जो होता है ये क्या होता है। देखिए पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम जो है अपने पास में देखो, इसमें बाह्य झिल्ली, ये रही बाहर वाली झिल्ली, ये देखिए बाहरी झिल्ली ये है, ठीक है, और ये देखिए आंतरिक झिल्ली। तो इसमें दोहरी झिल्ली होती है, एक बाहरी झिल्ली और दूसरी आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली के अंदर का ये जो आप भाग देख रहे हो पूरा, जिसके अंदर ये सिक्के की नुमा संरचनाएं जुड़ी होती है, इस पूरे भाग को कहा जाता है पीटिका। देखो लिखा पीटिका, ये पूरा भाग होता है पीटिका। और ये सिक्कों के रूप में जमी हुई जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को कहा जाता है थाइलेकोइड, ठीक है। और ये थाइलेकोइड जिन संरचना द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरग्रेनम। इन्हें क्या कहा जाता है? इंटरग्रेनम। और ये सिक्के नुमा संरचना की एक जो डिजाइन बनता है इसको कहा जाता है ग्रेनम। तो ग्रेनम किससे बनते हैं? थाइलेकोइड से बनते हैं। और ये अंदर का पूरा भाग जो इसको कहा जाता है पीटिका या फिर स्ट्रोमा कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है तथा स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं स्ट्रोमा और थाइलेकोइड की झिल्ली में। थाइलेकोइड के अंदर जो भाग है इसकी झिल्ली में पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के एंजाइम, और बाकी तो स्ट्रोमा तो है ये पूरा भाग। तो आज हमने हरित लवक पढ़ लिया अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।